नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी 11 मई 2020 के करंट अफेयर्स की क्लास, जिसके अंदर शामिल है कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे, जिनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है 11 मई 2020 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। भारत के जो तकनीकी प्रगति को चिन्हित करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 मई को भारत भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसकी जो पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो ये जो राजस्थान के पोखरण में 11 से 13 मई 1998 तक ऑपरेशन शक्ति, जो पोखरण 2 जिसे परमाणु परीक्षण कहा जाता है, उसे आयोजित किया गया था। उसके दौरान 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले परीक्षण की याद में यह हर वर्ष मनाया जाता है, अर्थात 11 मई 1998 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। जो 5 परमाणु परीक्षणों की जो श्रृंखला थी, उसका सबसे पहला परमाणु परीक्षण 11 मई को ही किया गया था। ये ऑपरेशन शक्ति के तहत इस परीक्षण को किया गया था। इस ऑपरेशन का जो नेतृत्व है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, जो उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे थे। पोखरण 2 के हिस्से के रूप में ही परमाणु परीक्षण करने के बाद में भारत को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा परमाणु राज्य घोषित कर दिया गया था। यानी इससे पहले भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य नहीं माना जाता था, लेकिन इस परीक्षण के साथ ही भारत ने यह शक्ति प्राप्त कर ली और वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया, और इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। और इस प्रकार जो भारत है वह राष्ट्रों के परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा राष्ट्र बन गया था। यानी कि छठा ऐसा राष्ट्र था जो जिसने परमाणु परीक्षण किया सफलतापूर्वक और वह परमाणु क्लब में शामिल हुआ। साथ ही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से नहीं जुड़ने वाला पहला देश भी बना था। इसके बारे में यूपी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए श्रम कानून से छूट वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। हाल ही में जो यूपी सरकार है उसने कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों के आगे आई हुई समस्या के कारण कैबिनेट ने 6 मई 2020 को श्रम अधिनियम में 3 साल की अस्थायी छूट प्रदान की है। यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी कि श्रमिकों की समस्या के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं उन्हें खोलने के लिए छूट दी गई है, ताकि बाहर से जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। अर्थात ये उन कार्यालयों को प्रारंभ किया जाएगा जिसके माध्यम से जो बाहर से आने वाले श्रमिक हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे उन्हें वापस लाया गया और उन्हें अब बड़े पैमाने पर जो कार्य उपलब्ध करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब श्रमिकों के जो मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उन्हें संरक्षण प्राप्त हैं वह यथावत रहेंगे। यानी कि उनके जो श्रमिकों के जो कल्याण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन कानूनों के अंदर मुख्य रूप से हैं श्रम बंधुआ श्रम और उत्पादन अधिनियम, इसके अलावा भवन सन्निर्माण अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम। ये सभी जो कानून हैं ये पूर्णतः लागू रहेंगे। इसके अलावा वेतन अधिनियम के अंतर्गत वेतन भुगतान की जो व्यवस्था है वह यथावत रहेगी और उसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उन्हें मिलेंगी। श्रम कानून के जो बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्रावधान भी इसमें जारी रहेंगे और बाकी जो श्रम कानून है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। यानी इन कानूनों के अंदर जो मुख्य रूप से जो नियम बनाए गए हैं वे सभी लागू रहेंगे और उसके अलावा जिनकी आवश्यकता इस कोविड-19 की परिस्थितियों के अंदर जिनकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी उन्हें फिलहाल निष्प्रभावी माना जाएगा और ये अस्थायी तौर पर निष्प्रभावी होंगे और लगभग 3 वर्षों के लिए इन्हें
निष्प्रभावी किया जाएगा। इनमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, इसके अलावा व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों की स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और ट्रेड यूनियनों और अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून इनके अंदर शामिल होंगे। बंधुआ श्रम प्रथा उत्साधन अधिनियम 1976, इसके अलावा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन 1996 के प्रावधान लागू रहेंगे। श्रम मंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 38 श्रम कानून लागू हैं और किसी भी उद्योग के खिलाफ अब लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का जो प्रवर्तन दल है वो श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहाँ नहीं जाएगा, अर्थात वह वहाँ किसी प्रकार की जांच करने के लिए नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूपी लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, जिसके तहत कोरोना वायरस मरीज के द्वारा अन्य किसी को अगर जानबूझकर संक्रमित किया जाता है और इस संक्रमण के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाए या मृत्यु हो जाती है तो उसे उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है, अर्थात इसके अंदर उसे हत्या का प्रयास माना जाता है। साथ ही अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी पर कोई कोरोना संक्रमित या कोई अन्य व्यक्ति थूकता है तो उसे 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती है। हाल ही में जो खगोल वैज्ञानिक हैं उन्होंने पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल की खोज की है। खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के सबसे नज़दीकी जो ब्लैक होल उसका पता लगाया है और यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक नए ब्लैक होल की खोज की है, जो अब तक का ज्ञात पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है। यानी कि पृथ्वी से केवल 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक नया ब्लैक होल खोजा गया है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के खगोलविद थॉमस रिविन्यूस ने कहा है कि यह ब्लैक होल धरती से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जो एक प्रकाश वर्ष की दूरी है वह 9,500 अरब किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है, लेकिन ब्रह्मांड यहाँ तक कि आकाशगंगा के संदर्भ में ये जो ब्लैक होल है हमारा पड़ोसी है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के जो खगोलविद हैं थॉमस रिविन्यूस, उन्होंने इस खोज से जुड़ी टीम का नेतृत्व किया था, अर्थात उन्होंने एक ब्लैक होल की जो खोज की है जिससे जुड़ी हुई टीम का नेतृत्व इन्हीं खगोलविद के द्वारा किया गया था। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो ये जो नया ब्लैक होल है उसका व्यास लगभग 25 मील है, अर्थात लगभग 40 किलोमीटर व्यास वाला यह ब्लैक होल है। और इस खगोलीय खोज से संबंधित जो अध्ययन वो 6 अप्रैल 2020 को पत्रिका जो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नाम की जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित भी किया गया था। और इससे पहले धरती का जो सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है वह इससे लगभग 3 गुना दूरी अर्थात 3200 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। हॉवर्ड ब्लैक होल इनिशिएटिव के जो निदेशक एवी लोएब हैं, उन्होंने यह कहा है कि ब्लैक होल होने वाली संभावना है जो कि इस ब्लैक होल की तुलना में धरती के अधिक नज़दीक हों। अब ब्लैक होल क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो ब्लैक होल हैं वे ऐसे जो तारे होते हैं जिनका जीवनकाल समाप्त हो चुका है या जिनका जीवनकाल पूर्णता की ओर है। ऐसे जो तारे होते हैं उनका वे जब ठंडे होने लगते हैं तो उनका जो द्रव्यमान है वो काफ़ी कम जो आयतन है उसमें केंद्रित होने लगता है, जिससे कि उनका द्रव्यमान तो यथावत रहता है किंतु उनका आयतन काफ़ी कम हो जाता है और इस वजह से उनका जो घनत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है, अर्थात ये माना जा सकता है कि उनका घनत्व अनंत भी हो सकता है। इस वजह से उनकी जो गुरुत्वाकर्षण की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से वह अपने आसपास से गुजर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर काफ़ी तेज शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करते हैं और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। ये इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से युक्त पिंड होते हैं जो कि अपने आसपास से प्रकाश को भी नहीं गुजरने देते हैं, अर्थात प्रकाश को भी वे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उसे भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये जो ब्लैक होल हैं ये जैसे जैसे ये अन्य ऑब्जेक्ट्स को अपने ओर आकर्षित करते हैं और अपने अंदर समाहित करते हैं और इनके जो द्रव्यमान बढ़ता है
जिससे इनका द्रव्यमान बढ़ेगा और द्रव्यमान बढ़ने के साथ ही ये और अधिक शक्तिशाली होने लगते हैं। अब बात करते हैं हम जो प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष, इसका जो मुख्य रूप से जो उपयोग है वो किसी अंतरिक्ष के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की जो दूरी है उसे मापने के अंदर किया जाता है। ये दूरी का मापक एक इकाई है। इसके अंदर इसका जो परिभाषा की बात करें तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष के अंदर तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश की कोई किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसका जो उपयोग है दो पिंडों या आकाश गंगाओं या जो अन्य जो तारे या ग्रहों के बीच की जो दूरी है उसके मापन के संदर्भ के अंदर प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। कोविड-19 की दवा के ट्रायल को भारत में मंजूरी मिल गई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से कोविड-19 के मुकाबले के लिए दो दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है, जिनके अंदर पहली है फेविपिरविर और दूसरी है फाइटोफार्मास्यूटिकल। ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें जो ट्रायल के लिए मंजूरी मिली है। CSIR के जो महानिदेशक हैं शेखर मंडे, उन्होंने फेविपिरविर को एक सुरक्षित दवा बताया है और उम्मीद जताई है कि इसका जो ट्रायल है वो 1.5 महीने के अंदर संपूर्ण हो सकता है, पूरा हो सकता है। और CSIR के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर इन दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। हम बात करते हैं फेविपिरविर के बारे में। तो ये CSIR के अनुसार फेविपिरविर जो दवा है वो चीन और जापान के अंदर इन्फ्लुएंजा के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल इसे किया जाता है। अर्थात इन्फ्लुएंजा के जो मरीज हैं उनके इलाज के अंदर इसे यूज किया जा रहा है और यह इसके लिए प्रभावी औषधि है। और जब भी अब इसका जो उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग मुख्य रूप से है कि जब भी कोई जो वायरस है वो किसी कोशिका में यानी जीवित शरीर में प्रवेश करता है तो कोशिका में प्रवेश करने के साथ ही अपनी कई प्रतिकृतियाँ बनाता है, अर्थात उसके अपना डुप्लीकेशन करता है और अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करता है। जो फेविपिरविर है वह इस प्रतिकृति को बनने से रोकने का काम करती है, अर्थात उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, संख्या में जो वृद्धि उसे रोकती है, उसकी जो डुप्लीकेशन की जो पावर है उसको कंट्रोल कर देती है। तो ये इस प्रकार की दवाई है। अब हम बात करते हैं फाइटोफार्मास्यूटिकल जो दवाई है उसके बारे में। तो ये जो दवा है वो मुख्य रूप से एक हर्बल दवा है जिसे पौधों से निकाला जाता है और ये विभिन्न यौगिकों का एक मिश्रण है, लेकिन पौधों से जैविक उत्पत्ति है, यानी ये पौधों से प्राप्त होने वाली एक हर्बल दवा है। तो इसका जो उपयोग है वो डेंगू की दवा के रूप में किया जाता है। इसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी से अमेरिका की हालत ख़राब हो गई है, इस वजह से उसे अब लगभग 3 खरब अमेरिकन डॉलर का कर्ज लेना होगा। हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने 4 मई को एक घोषणा के अंदर कहा है कि ट्रेजरी को जो अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के माह में निजी स्वामित्व शुद्ध विपणन योग्य जो ऋण है उसके तौर पर 2.999 खरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3 खरब अमेरिकी डॉलर जिसे कह सकते हैं उधार लेने की उम्मीद की है। ये मान लिया गया है कि जो जून महीने के अंत के अंदर जो नकदी शेष है वो लगभग 800 अमेरिकी डॉलर रहेगा। विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि तीसरी तिमाही के अंदर 677 अरब अमेरिकी डॉलर का एक और ऋण लिया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो जो वाणिज्यिक विभाग की इस रिपोर्ट के बाद ऋण लेने के अंदर वृद्धि हुई है और अमेरिका के जो वास्तविक घरेलू उत्पाद यानी US रियल GDP है उसमें कोविड-19 के कारण पहली तिमाही में 4.8% की जो वार्षिक दर से गिरावट आई है और वर्ष 2008 के अंदर वित्तीय संकट के बाद यह सबसे बड़ी तिमाही की गिरावट मानी गई है। मौजूदा संकट और इसका मुकाबला करने के लिए कानून के प्रयासों के कारण डॉलर में ऋण और घाटे के पहले से कहीं अधिक GDP के हिस्से के रूप में बहुत अधिक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2020 में अमेरिका की जनता के द्वारा जो लिए गए ऋण हैं उस सहित जो अमेरिकी बजट है उसका घाटा 3.8 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा, जो कि जो वित्तीय वर्ष 2020 के अंत तक अर्थव्यवस्था के आकार से भी अधिक हो जाएगा। यानी जो अमेरिका का जो वित्तीय घाटा है, बजट घाटा है, वो उसकी जो अर्थव्यवस्था है
अर्थव्यवस्था का साइज़ है, उसका आकार है, उससे भी अधिक बढ़ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ष 2017 के अंदर राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो सत्ता में आने के बाद में अमेरिका के जो राष्ट्रीय ऋण है उसमें 20 खरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 4 खरब अमेरिकी डॉलर हुआ, यानी उसमें 24 खरब अमेरिकी डॉलर हुआ, अर्थात उसमें 4 खरब अमेरिकी डॉलर की जो वृद्धि हो गई है। अब ये जो ऋण में वृद्धि हो रही है, इसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला कारण है, कोविड-19 के प्रकोप के बढ़ते प्रभाव के कारण निजी स्वामित्व के शुद्ध ऋण में वृद्धि हुई है, और ऋण लेने में इस वृद्धि का श्रेय व्यक्तियों और व्यवसायों की सहायता के लिए नए कानून से व्यय को भी दिया जा सकता है। अर्थात अमेरिका के अंदर बनाए गए कुछ नए कानून जिनके माध्यम से जो ऋण की जो सुविधाएं हैं उनको और अधिक सुगम बनाया गया, यह एक बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा कर प्राप्तियों में भी बदलाव हुए हैं, जिससे कि अप्रैल, जून और जुलाई से निजी और व्यावसायिक करों का आस्थगन शामिल है। इसके अलावा विभाग के अनुसार यह अनुमान है कि जून के अंत में खजाने में जो नकदी का शेष में कल्पित वृद्धि की जा रही है, यह भी ऋण की वृद्धि के अंदर एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सकल बाजार उधार लक्ष्य को बजट अनुमान से बढ़ाने के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार को जो 12 लाख करोड़ रुपए का नया उधार लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल बाजार ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। नवीनतम बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, और कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया है। इस उधार का जो प्रमुख कारण है, कम कर संग्रह और राजकोषीय प्रोत्साहन रहा है। इंडिया आईएनएक्स, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे इंडिया आईएनएक्स भी कहा जाता है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित है। यह बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीआईएफटी सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और गांधीनगर में 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज यानी जिनमें इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी पर रुपए-डॉलर वायदा और विकल्प अनुबंध शुरू किया है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, और बारी है आज के हमारे सवाल की। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, और उसके अंदर लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 481.08 अरब डॉलर। इसके अलावा जो इसके अंदर वृद्धि हुई है वह 1.62 बिलियन डॉलर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। जैसा कि आपको कल ही क्लास में बताया गया था कि जो इसके अंदर भारत है, विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति है उसके अंदर भारत का स्थान जो 8वां है विश्व में, और चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू।